Good morning students, myself Dr. Enu. Welcome to my class. बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से 1915 में महात्मा गांधी का इमरजेंस हुआ और वो अपने साथ एक नई मेथड लेकर आए प्रोटेस्ट करने की, जिसे बोलते हैं सत्याग्रह। एक नया मेथड लेकर के उन्होंने आया और एक नया आइडिया प्रपोज किया। यहाँ पर अब हम लोगों ने अब तक एक बेसिक आइडिया ले लिया। अब हम लोग उन इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रभावित किया। तो इस वीडियो में हम उन तीनों इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग एंड खिलाफत मूवमेंट, जिन्होंने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए एक बेस प्रोवाइड किया। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट। अब बच्चों, ये रॉलेट एक्ट क्या होता है? ये रॉलेट एक्ट वो ऐसा एक्ट था जिसे ब्रिटिशर्स ने पास किया था, जिसके चलते The act give the government power to repress the political activities. Political leader can be arrested and kept in the prison without trial for 2 years. जिसके चलते गवर्नमेंट को ये पावर मिल गई थी कि वो जो भी इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी और जो भी पॉलिटिकली एक्टिव थे या पॉलिटिकल लीडर्स थे, अगर गवर्नमेंट को उनके ऊपर शक होता था तो उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगा करके उनको अरेस्ट करके 2 साल तक के लिए जेल में रख सकती थी, ट्रायल के बिना। बेटा, ट्रायल क्या होता है? ट्रायल ये होता है कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो विदिन 24 आवर्स उसको जज के सामने उसको लाया जाता है, जिससे कि फेयर जस्टिस हो सके। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो बिना ट्रायल के 2 इयर्स तक उन पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में रख सकते थे। सेकेंड पॉइंट ये था, गांधी जी अपोज दिस अनजस्ट लॉ, ही लॉन्च हड़ताल रॉलेट सत्याग्रह, डेट डिसाइडेड वाज 6 अप्रैल 1919। तो गांधी जी ने इसका अपोज किया। वो इसे काला कानून मानते थे। उनका कहना था कि मैं इसके खिलाफ रहूंगा और मैं इसका अन्याय करूंगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बहुत सारे हड़ताल, रॉलेट सत्याग्रह और रैलियां और स्ट्राइक्स आयोजित की गई पूरे देश में, विशेषकर नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए। एंड डेट डिसाइड वॉज 6 अप्रैल 1919, और ये डेट डिसाइड की गई कि 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल की जाएगी। तो ये सब गवर्नमेंट के प्रोटेस्ट के लिए हो रहा था। किस लिए हो रहा था? गवर्नमेंट के प्रोटेस्ट के लिए हो रहा था। नॉन वायलेंट रैलीज, स्ट्राइक, प्रोटेस्ट वर स्टार्टेड इन पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसलिए बहुत सारी नॉन वायलेंट मीन्स मतलब अहिंसक, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किए जा रहे थे, रैलियां निकाली जा रही थी गवर्नमेंट के खिलाफ देश के सारे भागों में। तो क्या हुआ, अब ब्रिटिशर्स को लगा कि पहली बार इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में उनका प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इसको कैसे हम रिप्रेस करें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, to control all these Britishers took various steps, and one was that they fired on peaceful procession in अमृतसर। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए। उनमें से एक था कि अमृतसर में कुछ लोग क्या शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, उसके ऊपर पुलिस ने फायर कर दिया, उस वीर के ऊपर पुलिस ने फायर कर दिया। दिस प्रोवाइडेड पीपल टू टुक वॉयलेंस। इससे क्या हुआ, इसने लोगों को वायलेंस या हिंसक बनने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी थी, गोलियां चला दी थी। तो इसलिए लोग गुस्सा हो गए और उन्होंने हिंसा को अपना लिया, पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। और तब गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो
एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे, और किया भी। लेकिन लोग वायलेंस हो जाते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया। लेकिन जब लोग वायलेंस हो जाते हैं, जब पीसफुल, जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन अमृतसर में हो रहा था, जब पुलिस ने उनके ऊपर फायर कर दिया, तो लोग ये सुनकर के क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और वो वायलेंस को अपना लेते हैं, और जगह जगह पुलिस स्टेशन पर हमला कर देते हैं, सरकारी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगते हैं। तो क्या करती है गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ क्या होता है बेटा? मार्शल लॉ एक ऐसा लॉ होता है, जब ये किसी भी स्टेट या किसी भी प्लेस पे लगा होता है, तो क्या होता है कि लोग पब्लिकली नहीं निकल सकते हैं, पब्लिकली बात नहीं कर सकते, 3 या 4 लोग एक ग्रुप में खड़े नहीं हो सकते हैं, आप इजीली कहीं आ जा नहीं सकते हैं। तो मार्शल लॉ जब गवर्नमेंट ने लगा दिया, तो मार्शल लॉ की कमांड जनरल डायर ने अपने हाथ में ले ली। जनरल डायर कौन था? उस समय अमृतसर का जनरल था, अमृतसर का वो जनरल था, उसने कमांड अपने हाथ में ले ली। और लोग, चूंकि लोग क्या था कि लोग ग्रामीण क्षेत्र के थे। देखो, वॉयलेंस ड्यू टू रॉलेट एक्ट, वॉयलेंस ड्यू टू रॉलेट एक्ट मतलब रॉलेट एक्ट का जब अपोज हुआ तो वॉयलेंस हुआ, और मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड ऑन 13 अप्रैल, तो मार्शल लॉ लगा दिया। और 13 अप्रैल को पीपल गैदर्ड इन जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल को ढेर सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। जलियांवाला बाग अमृतसर में एक जगह थी, एक बाग था, वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे। क्यों इकट्ठा हुए थे? 2 रीजंस की वजह से इकट्ठा हुए थे। 13 अप्रैल को पंजाबियों का त्यौहार मनाया जाता है बैसाखी। इस दिन नई फसल के कटने की खुशी में त्यौहार मनाया जाता है बैसाखी। और दूसरा क्यों इकट्ठा हुए थे? फॉर प्रोटेस्ट। जो पुलिस का जो ये रिप्रेसिव मेजर था, जो लोगों को दबाया जा रहा था, लोगों के खिलाफ अन्यायपूर्ण वो किया जा रहा था, उसका प्रोटेस्ट करने के लिए भी कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। तो 2 तरीके से लोग इकट्ठा हुए थे, बैसाखी फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए और प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन बेसिकली लोग बैसाखी फेयर में भाग लेने आए थे। उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और औरतें भी थी। जनरल डायर टुक ओवर कमांड, जनरल डायर ने अपने हाथ में कमांड ले लिया, और वो बाग में एग्जिट करते हैं। ही क्लोज द एग्जिट एंड फायर्ड ऑन क्राउड, और वो बाग में घुस करके उन्होंने एग्जिट, जो गेट के निकलने का रास्ता था, उसको बंद कर दिया और ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया, मतलब खुले रूप से गोली चलाने की परमिशन दे दी। अब बच्चों देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि ये जलियांवाला बाग है, और इसका ये छोटा सा एक रास्ता है। यहाँ पे सारे पुलिस खड़े हो गए, और इन्होंने यहाँ से फायर करने की अनुमति दी। यहाँ पर एक छोटा सा कुआं था जलियांवाला बाग में। तो लोग क्या हुआ, जब पुलिस गोलियां चलाने लगी, तो लोग इस कुएं में कूदते चले गए, इस कुएं में कूदते चले गए, ये सोच करके कि शायद जान उनकी बच जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जब लोग एक दूसरे के ऊपर कूदते चले गए, तो दम घुटने से कुएं के अंदर हजारों लोगों की मौत हो गई, और इस तरह से बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में मारे गए। तो अब हम देखते हैं कि इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें लोगों की गलती नहीं थी, लोगों की गलती नहीं थी। तो ये तो पुलिस का ही काम था। ये जनरल डायर को सोचना चाहिए था कि इतने सारे लोग हैं और वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमें उनका रिप्रेशन नहीं करना चाहिए। तो इस सब परेशानियों के कारण लोग नाराज हो गए। He closed exit and many people were killed. This angered crowd. People took over violence, clashes with police and attack on property. तो ये सभी इस घटना की वजह से जब लोग, ढेर सारे लोग मारे गए, तो लोग, जो भीड़ थी वो गुस्सा हो गई, और उसने क्या किया, उसने वायलेंस, हिंसा अपना ली। क्लैशेस, पुलिस और लोगों के बीच में बहुत झड़पें जगह जगह पर हुई, और लोगों ने क्या किया कि जो पुलिस की जो प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर अटैक कर दिया। गवर्नमेंट गॉट अ फ्री हैंड, इट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्टर्स। अब क्या हुआ, जब पब्लिक ने अपने हाथ में वायलेंस को ले लिया, तो अब गवर्नमेंट को खुली छूट मिल गई। इसके पहले गवर्नमेंट इस तरीके से मेजर्स को अपना नहीं रही थी, इस तरीके को अपना नहीं थी, क्योंकि लोगों की स्ट्रेटेजी ही ऐसी नहीं थी कि वो इस तरीके से प्रोटेस्ट करें। लेकिन जब पब्लिक ने अपने हाथ में वायलेंस को ले लिया, तो गवर्नमेंट को भी एक मौका मिल गया। उसने भी क्या किया, उसने भी निर्दयतापूर्ण ढंग से लोगों का दमन किया और उनके ऊपर गोलियां चलवाई।
तो जब पब्लिक ने वॉयलेंस को अपनाया तो पुलिस ने भी हमला करवा दिया। तो इसके ये तो आप लोगों ने देखा बच्चों कि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स आपस में जुड़ी हुई है, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। तो जब ये दोनों घटनाएं चल रही थी उसी समय उसी के साथ साथ देश में एक और मूवमेंट भी चल रहा था, खिलाफत मूवमेंट। अब बच्चों आप ये कहेंगे कि खिलाफत मूवमेंट क्या था? खिलाफत मूवमेंट ये था कि खलीफा से जुड़ा हुआ है। अब खलीफा कौन है? खलीफा जो ऑटोमन एम्पायर है वर्ल्ड का, उसके एम्परर थे, और साथ ही वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम्स थे उनके स्पिरिचुअल हेड थे। अब ऑटोमन एम्पायर जो इस प्रेजेंट समय में जो टर्की है वो पहले ऑटोमन एम्पायर था, उसके जो है राजा थे वही खलीफा कहलाते थे। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती थी। तो अब ये क्या था कि जो ऑटोमन एम्पायर था उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, और वो भी किस साइड से? अपोजिट साइड से। अपोजिट साइड मीन जर्मनी की साइड से। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये मैंने पहले आपको भी प्रीवियस वीडियो में ही डिस्क्राइब किया है बच्चों, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 पावर्स ने पार्टिसिपेट किया था, सेंट्रल पावर और एलाइड पावर, एलाइड फोर्सेस और सेंट्रल फोर्सेस। तो जो सेंट्रल फोर्सेस थी उसमें जर्मनी भी था। तो जब जर्मनी की हार हो गई तो ऑटोमन एम्पायर भी हार गया। तो ये माना जाने लगा, ये रूमर्स, ये अफवाहें फैलने लगी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो देश हार गए हैं उनके साथ कड़ी संधि लागू की जाएगी, हॉर्स ट्रीटी लागू की जाएगी, उनके साथ बड़े कड़ा बर्ताव किया जाएगा। क्योंकि खलीफा भी हार गए थे तो इसलिए ये माना जाने लगा कि खलीफा के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया जाएगा। तो इसलिए मुस्लिमों को ये लगने लगा कि ये उनके खलीफा की डिसरिस्पेक्ट है, और उन्होंने इसका अपोज करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो खलीफा थे उससे पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे, वो उनको अपना आदर्श मानते थे, तो इसलिए उनके साथ अगर कुछ भी गलत होता तो वो मुस्लिमों को लग रहा था कि ये उनकी खुद की डिसरिस्पेक्ट है। तो इसलिए उन्होंने इसका अपोज करना शुरू कर दिया इसलिए, और वो सारे नाराज हो गए ब्रिटिशर्स से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही उनके ऊपर हार्श ट्रीटी लागू की थी। और ब्रिटिशर्स जो थे वो जीतने वाले टीम में थे। तो इंडिया में भी जितने मुस्लिम्स थे वो भी ब्रिटिशर्स से नाराज हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने ही खलीफा के ऊपर हार्श ट्रीटी लागू की थी। इसके चलते इंडिया में कुछ लोगों ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया, खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया, विशेषकर मुस्लिम्स ने, क्योंकि वो उनको अपने खलीफा की डिसरिस्पेक्ट इसमें लग रही थी। खिलाफत आंदोलन को चलाने के लिए अब खिलाफत मूवमेंट, खलीफा स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, एम्परर ऑफ ऑटोमन एम्पायर, डिफीटेड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, rumors that harsh peace treaty was going to be imposed on him, disrespect Muslims, masses were angry, लोग नाराज हो गए थे, प्रोटेस्टेड बाय खिलाफत मूवमेंट। अब तो इंडिया में खिलाफत कमेटी बॉम्बे मार्च 1919 में बनाई गई, और इस तरीके से इस खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट किया गया। इसमें हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट करने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही थी इन लीडर्स को। उस समय के चूँकि जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनको लगने लगा था कि अगर हम खिलाफत मूवमेंट में अपना समर्थन देते हैं तो हम हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को एक छतरी के नीचे ला सकते थे। महात्मा गांधी का भी ये मानना था कि ये अच्छा अवसर है मुस्लिमों और हिंदुओं को एक साथ लाने का, और इसको नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि खलीफा की डिसरिस्पेक्ट हुई थी इसलिए मुस्लिम्स भी ब्रिटिश के खिलाफ थे, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसलिए हिंदू भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। इसलिए इन लीडर्स को लगा कि ये अच्छा मौका है, इसको गवाए बिना हमको इस मौके को फ़ायदा उठाना चाहिए, और गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि ये एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे, और हिंदू मुस्लिम को मिलाकर के एक वर्ल्ड वाइड पूरे देश में एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे। और ये जो खिलाफत कमेटी थी, खिलाफत आंदोलन 2 भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों के द्वारा चलाया गया। तो हम देखते हैं कि कैलकाटा सेशन सितंबर 1924 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
और उसके लिए एक डेट डिसाइड की गई। कांग्रेस का जो कोलकाता सेशन था 1920 का, उसमें ये माना गया कि अब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब है कि अब हम अंग्रेजों के साथ कोऑपरेशन नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज जो हैं, ये ब्रिटिशर्स इंडिया में तब तक टिके हुए हैं जब तक कि हम भारतीय उनके साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। कोऑपरेशन किस सेंस में? उन्होंने पुलिस स्टेशन बनाया तो उसमें हम इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया, स्कूल खोले तो इंडियंस उसमें पढ़ने चले गए, कोर्ट्स बनाई तो जो इंडियंस थे उसमें वकील बनने चले गए। तो इस तरीके से हम उनको एक तरीके से हेल्प भी कर रहे थे। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि जब तक उनके साथ, अंग्रेजों के साथ असहयोग नहीं किया जाएगा तब तक वो इस देश को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इस तरह इन दोनों चीज़ों का के साथ ही साथ ये तीनों जो घटनाएं ऐसी थी, ये तीनों इवेंट्स जो थी, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत मूवमेंट, इन तीनों घटनाओं ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए एक बेस प्रोवाइड किया। तो आई होप बच्चों आपको ये तीनों इवेंट्स क्लियर हो गई होंगी। और तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बच्चों लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। अभी हम लोग ने जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग और वो खिलाफत आंदोलन मूवमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग ये पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। मैंने ये भी बताया आपको कि किस तरह से इन तीनों इवेंट्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए एक बेस प्रोवाइड किया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारी कंट्री में कैसे लॉन्च हुआ, किस तरीके से लॉन्च हुआ, किसके द्वारा हुआ। अब हम ये सारा इस वीडियो में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है बच्चों? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब होता असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब कि किसी के साथ सहयोग ना करना, किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ सहयोग ना करना, ये है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज, गांधी जी की ये बुक थी हिंद स्वराज। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चों पुटअप होता है कि वाई नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन क्यों जरूरी है? गांधी जी ने ये बताया है अपनी बुक की हिंद स्वराज में, ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज ड्यू टू कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस ओनली। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोलैप्स। गांधी जी का मानना था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो केवल इसलिए अब तक बना हुआ है क्योंकि वो भारतीय अंग्रेजों के साथ सहयोग कर रहे हैं। जिस दिन भारतीय अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ सहयोग करना बंद कर देंगे, उस दिन ही ब्रिटिश रूल जो है इंडिया से कोलैप्स हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये गांधी जी का मानना था। तो गांधी जी ने ये गांधी जी की फिलॉसफी थी, ये गांधी जी का मानना था। गांधी जी जो यहाँ पर बच्चों जो गांधी जी जो कहना चाह रहे हैं वो कुछ और है, लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको कुछ और कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उसको देख लें, तभी ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और रॉलेट एक्ट समझ में आएगा। तो इसलिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, और वो आपको क्लियर भी कर देगा। तो अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है क्या और गांधी जी ने कैसे इसको डिस्क्राइब किया? तो बच्चों गांधी जी का कहना था कि जो भारतीय ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं, कोऑपरेशन कैसे कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स जो यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जाते थे और उसको गुड्स के रूप में कन्वर्ट करके इंडिया की मार्केट में ही ला करके उसको सेल करते थे, तो हम उसको खरीदते थे, चाहे वो कपड़े हो या भी और भी बहुत सारे सामान हो, तो हम उनको खरीद रहे हैं। तो इट मीन्स हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने पुलिस बनाई तो उसमें इंडियंस ने उसको ज्वाइन किया, तो भी इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट किया। ब्रिटिशर्स ने सिविल सर्विस को ऑर्गेनाइज किया, इंडियंस ने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट किया। इसी तरह ब्रिटिशर्स ने कोर्ट्स बनाए, काउंसिल इलेक्शंस स्टार्ट करवाए और इंडियंस ने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो इट मीन्स कि इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट किया। तो ये सारा गांधी जी का मानना था कि जिस दिन ब्रिटिशर्स को इंडियंस का ये कोऑपरेशन मिलना खत्म हो जाएगा तो ये ब्रिटिश राज चला जाएगा।
तो अब ये यहाँ पर गांधी जी का कहना है कि एनसीएम की ज़रूरत क्यों है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये तो एक आइडिया है। अब इस आइडिया को हम मूवमेंट में कैसे चेंज करेंगे, हाउ शुड इट बिकम अ मूवमेंट। अभी तक तो ये केवल एक आइडिया था, विचार था, गांधी जी का ये सोच रहे थे कि हम लोग इसको एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे, लेकिन उसको अब ये मूवमेंट में कैसे बदलेगा, तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाना पड़ेगा। लाइक कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने, जो अंग्रेजों ने उनको सर की टाइटल दी थी, तो उसको उन्होंने वापस कर दिया। तो इस तरह से टाइटल को सरेंडर कीजिए, बायकॉट कीजिए। बायकॉट क्या होता है बच्चा? बायकॉट होता है ये किसी भी वस्तु को रिफ्यूज़ करना, किसी भी चीज़ को रिफ्यूज़ करना। और रिफ्यूज़ किसको हम करेंगे? रिफ्यूज़ उसी को करेंगे जिसको कि हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। हमने क्या एक्सेप्ट किया हुआ है? ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गए हुए गुड्स को एक्सेप्ट किया है, उनके द्वारा इस्टेब्लिश सिविल सर्विसेज, पुलिस को, कोर्ट्स को, लॉ को और काउंसिल इलेक्शंस को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो हमको इस तरीके से उनको रिफ्यूज़ करना है। गांधी जी का मानना था कि हम जिस भी तरीके से ब्रिटिशर्स से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी रूप हो, और उनकी मदद कर रहे हैं, तो उनका हम बायकॉट करना शुरू कर दें। तो स्कूल्स को बायकॉट करना शुरू कर दें, फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना शुरू कर दें। तो इस तरीके से हम बायकॉट करके हम उनकी बैकबोन को तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो पैसे भी हम ही से कमाते हैं और फिर हम ही से कोऑपरेशन को सीख करके हमारे ऊपर ही रूल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम उन अंग्रेजों को अगर हम सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो भारत से ब्रिटिश शासन चला जाएगा। तो अब हम इसको गांधी जी का मानना था कि अब इस आइडिया को हम मूवमेंट में कैसे बदलेंगे। तो गांधी जी का कहना था कि इसे स्टेजेस में, अलग अलग स्टेज में कन्वर्ट कीजिए, सरेंडर कीजिए, बायकॉट कीजिए। अगर आप सीजिए, गांधी जी मानते थे अगर आप ये सारी चीज़ें पीसफुली कर रहे हैं और अगर गवर्नमेंट कोई रिप्रेशन करती है, अगर आपको डराती है, धमकाती है, मारती है, तब गांधी जी का कहना था कि हम फुल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे अगर गवर्नमेंट अन्याय करती है। ये गांधी जी की फिलॉसफी थी। लेकिन कुछ चैलेंजेस थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट करने से पहले। क्या चैलेंजेस थे बच्चों? खिलाफत मूवमेंट तो चल ही रहा था इंडिया में उसको लेकर गांधी जी ने पहले ही बोला था कि हम एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं। 1920 के सेशन में उन्होंने इसके लिए 1920 के सेशन में उन्होंने कांग्रेस लीडर को परसुएड भी किया उन्होंने मनाया भी, सॉरी, लेकिन अभी तक केवल बात चल रही थी, उसको एडॉप्ट नहीं किया गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट नहीं किया था। तो क्या चैलेंजेस थे? पहला चैलेंजेस ये था कि गांधी जी ने ये मना किया था कि जो ब्रिटिशर्स का काउंसिल इलेक्शंस था उसमें इंडियन लीडर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अब कांग्रेस के अंदर ही लीडर्स विद इन कांग्रेस वर रिलक्टेंट टू बायकॉट काउंसिल इलेक्शन। तो वो कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे नेता थे जो इस बात से नाराज थे उनका कहना था कि बड़ी मुश्किल से तो ये मौका मिला है और गांधी जी कह रहे हैं कि काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो गांधी जी का कहना था कि ऐसे, तो यहाँ पे एक चैलेंज ये था कि इन नेताओं को मनाना था कि आप ऐसा मत कीजिए। सेकेंड पॉइंट है सम फियर्ड वायलेंस। कुछ नेता थे जो कि वायलेंस से डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? क्योंकि वो उनका कहना था कि जब आपने रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया था तब भी आपने यही बात की थी कि नॉन वायलेंस होगा, वायलेंस नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? पब्लिक ने आपकी बात को माना? नहीं, पब्लिक वायलेंस हो गई थी। तो इसलिए आप लोगों को नहीं मना सकते हैं, तो इसलिए वो हिंसा से डरे हुए थे। तो ऐसे लोगों को भी मनाना एक काम था, एक चैलेंज था, समस्या थी। इसके साथ ही साथ डिबेट वर्सेस सपोर्टर एंड अपोनेंट्स। अब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सपोर्टर थे और अपोनेंट्स, सपोर्ट करने वाले थे और उनके विरोधी थे, उनके बीच में ये डिबेट छिड़ी हुई थी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया जाए या ना लॉन्च किया जाए। पूरे देश में ये बहस चल रही थी, लोगों की बहस चल रही थी कि इसको लॉन्च किया जाए या ना लॉन्च किया जाए। तो इस तरीके से गांधी जी का कहना था कि, लेकिन गांधी जी कहना था कि नहीं, ऐसा इस बार कुछ नहीं होगा, इस बार सब कुछ अच्छा होगा। हम और हिंदू मुस्लिम दोनों सबको साथ लेकर यूनाइट कर सकते हैं,
कैसे कर सकते हैं, क्योंकि खिलाफत आंदोलन चल रहा था और गांधी जी ने शौकत अली के साथ, मैंने पहले ही बताया था कि खिलाफत मूवमेंट को 2 ब्रदर्स के द्वारा चलाया गया था। 2 मुस्लिम लीडर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो गांधी जी ने शौकत अली के साथ मिलकर पूरे देश का दौरा किया और लोगों को अवेयर कराए, लोगों को जानकारी दी कि हम इस मूवमेंट को लॉन्च करने वाले हैं, इस तरीके से लॉन्च करने वाले हैं, इस डेट पे लॉन्च करेंगे, आप मेरे साथ सपोर्ट कीजिए। तो इस तरीके से पूरे देश में डिबेट चल रही थी दो सपोर्टर्स और अपोनेंट्स के बीच में। अंततः फाइनली नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस दिसंबर 1920 के दिसंबर के नागपुर सेशन में इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन लॉन्च करेंगे। और फिर हमारी कंट्री में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ, जैसा कि गांधी जी ने बताया था और जिस तरीके से बताया था। तो बच्चों, ये है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने पहले आपको डिस्क्राइब किया कि नॉन कोऑपरेशन क्या होता है, किसी के साथ सहयोग ना करना। फिर गांधी जी की बुक, फेमस बुक, बच्चों इसको लर्न कर लीजिएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हु रॉट फेमस बुक हिंद स्वराज। तो गांधी जी की बुक है ये। उसमें उन्होंने बताया कि ब्रिटिश रूल इंडिया में तभी तक बना हुआ है जब तक कि इंडियंस उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर इंडियंस जिस दिन कोऑपरेट करना बंद कर देंगे तो वो कोलैप्स हो जाएगा। और ये जो अभी तक केवल एक आइडिया था, ये मूवमेंट कैसा बनेगा, तो इसके लिए उन्होंने बताया कि इसको डिफरेंट स्टेजेस में कन्वर्ट करिए। सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड, गवर्नमेंट के द्वारा जो टाइटल्स हैं उसको सरेंडर कीजिए। बाइकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, schools and foreign goods. In case if government use repression, then full civil disobedience campaign would be launched. अगर गवर्नमेंट, अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट तो भी दमन कर रही है, तो गांधी जी का मानना था कि हम फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी मैंने बताया है कि कुछ नेता थे जो नहीं चाहते थे गांधी जी की बातों को मानना, कुछ डरे हुए थे। और फाइनली 1920 के नागपुर सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर लिया गया, गांधी जी ने जिस तरीके से बताया था। तो ये हम देखेंगे कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया है। तो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किसने पार्टिसिपेट किया और किस विचारधारा के साथ किया। तो बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग समझ में आता है और मेरी द्वारा पढ़ाई गई मेरे पढ़ाने से आपको बेनिफिट होता है, तो बच्चों मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए बेटा, ज़रूर से करिए। मैं वेट करूँगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।